6 से 10 वर्ष के लड़कों को और लड़कियों को वो कह रहे हैं अपने पिता और माता को और दादा परदादा सब लोगों को कि अगर आप विजय अन्ना को वोट नहीं दोगे तो मैं जहर खाकर मर जाऊंगा। विजय अन्ना, आप घबराइए मत, अगर आपके साथ कोई भी नहीं है, हम हैं आपके साथ। हम आपके बहन भी बन सकते हैं, अगर जरूरत पड़ी तो हम आपके पत्नी भी बन सकते हैं। प्रेस को कौन एड्रेस कर रहा है? आदम अर्जुन एड्रेस कर रहा है, विजय नहीं कर रहे हैं। विजय क्यों नहीं कर रहे हैं? अब देखिए यहाँ पर थोड़े कुछ कहानियां आ रहे हैं, रूमर्स आ रहे हैं कि ये कुछ ड्रग्स लेते हैं और ये 6, 7, 8 घंटे एक दिन में काम नहीं कर सकते। यही आरोप उदयनिधि स्टालिन पर भी लगा है। एसआईआर आपने किया, आपने पूरे वीड आउट कर दिए थे नकली वोटर्स वगैरह वगैरह। तो एक कैनेडियन नागरिक को वोटर कार्ड कहाँ से प्राप्त हुआ, आधार कार्ड कहाँ से प्राप्त हुआ और कौन से, अब एक एड्रेस भी देना पड़ता है ना, किसी का एड्रेस होना पड़ता है तभी आपको ये सब मिलते हैं। कौन सा एड्रेस इन्होंने अपनाया है? तो ये सब सामने आप आ रहे हैं कि कैसे इनको ये सब उपलब्ध हुआ है। सर जी, बहुत ही बुरा हाल होने वाला है तमिलनाडु का नेक्स्ट 2-3 इयर्स में। क्या दिल्ली से कुछ हो रहा है तो क्या प्रधानमंत्री मोदी जी को ये पता नहीं था? क्या योगी आपके पार्टी के सदस्य नहीं है? क्या योगी आपके चीफ मिनिस्टर नहीं है? कैसे आपने करने दिया ये सब चीज? ये क्या बदतमीजी है? और ये इसका कारण कौन था? वो अभी भी मंत्रिमंडल में बैठा हुआ है। जय दोस्तों, सभी का स्वागत है आज के कार्यक्रम में। आज हमारे साथ हैं श्री अय्यर जी ऑथर हैं, अपना खुद का चैनल भी पी गुरुज के नाम से चलाते हैं, एनालिस्ट हैं और काफी अच्छी पुस्तकें जो है हु पेंटेड माय मनी वाइट, द जिस्ट ऑफ जीएसटीएन, पेपर इन मनी आउट, ऐसा करके बहुत सारी बुक्स हैं। जो एनडीटीवी फ्रॉड्स एक काफी अच्छी बुक है, आप वो सारी बुक्स आप अमेजोन से या फ्लिपकार्ट से आप लेकर के पढ़ सकते हैं। हमारे मित्र भी हैं और आज एक बहुत विशेष मुद्दे के ऊपर और विषय के ऊपर आज हमारी चर्चा है कि किस तरीके से भारतीय लोकतंत्र में जो हस्तक्षेप करने का प्रयास किया जा रहा है जो विदेशी कंपनियां हैं उनके सहयोग से, और भारत में जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है उसमें एक उथल पुथल क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है, जिसका हमने एक उदाहरण भी अभी देखा कि जिस तरह से तमिलनाडु में जो सत्ता परिवर्तन हुआ है और विजय की जो सुपरस्टार हैं तमिल फिल्मों के, हालांकि मैंने उनकी कोई फिल्म आज तक देखी नहीं है, बाकी तो बहुत सारे फिल्म स्टार्स की मैंने मूवीज देखी हैं, बट विजय की कोई मूवी मैंने आज तक देखी नहीं। तो उनकी सरकार जो है अचानक से बन गई। तो ये खेल चल क्या रहा है और ये वैश्विक स्तर पे जो है भारत के अंदर क्या खेल करने की कोशिश की जा रही है, और आने वाले चुनाव अगले साल जो भारत का जो सबसे आबादी के लिहाज से बड़ा राज्य है उत्तर प्रदेश, जो कहते हैं कि भाई दिल्ली का केंद्र का जो रास्ता है वो उत्तर प्रदेश होके जाता है, तो वहां पे क्या ये छेड़खानी करने का प्रयास किया जा सकता है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। श्री अय्यर जी से बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। बहुत बहुत धन्यवाद वैभव जी, आपने जो एक बहुत ही अच्छा मुद्दा उठाया है। हमने कई चीजें देखी हैं जो हुआ है तमिलनाडु में, इसके बारे में हम आज एक्सप्लेन करेंगे, क्योंकि मेरा ये मानना है कि जो टेम्पलेट यूज किया गया तमिलनाडु में, उसी टेम्पलेट को उससे पहले नेपाल में यूज किया गया था। आप सोचिए, ये बालन शाह कौन है, कहां से आए, कैसे मेयर बने और एकदम मेयर से वो प्राइम मिनिस्टर बन गए? ऐसा कैसा हो सकता है? क्योंकि ये इसीलिए हो रहा है क्योंकि आप और हम ऐसे चैनल्स पर नहीं हैं सोशल मीडिया के जो युवा है। अब युवा को आप आसानी से आकर्षित कर सकते हैं, यह एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम यानी अपॉर्चुनिटी भी बोल सकते हैं उसको। तो यह इसी को हम जरा और जोड़ देंगे कि किस तरह से अगर उत्तर प्रदेश में भी इसका प्रभाव होगा तो किस तरह से होगा। बैक टू यू। तो श्री अय्यर जी, ये तो हम देख रहे हैं कि हमारे जो नेबरहुड में, हमारे पड़ोस में जितने भी देश हैं, ऑलमोस्ट हर जगह पे एक रेजीम चेंज कर दी मतलब की जा चुकी है। हमने पाकिस्तान में रेजीम चेंज देखा, हमने म्यांमार में देखा, हमने बांग्लादेश में रेजीम चेंज देखा और नेपाल में देखा। और ये इस तरीके का जो कलर्ड रिवॉल्यूशन कह लीजिए या जो जेन जी को खड़ा करके आंदोलन कराया गया, बांग्लादेश की तो पूरी केस स्टडी हमने जो है वो रखी थी लोगों के सामने कि किस तरीके से टारगेटेड तरीके से जो है फंड्स दिए गए यूनिवर्सिटीज में स्टूडेंट को इन्फ्लुएंस करने के लिए। जो स्टूडेंट्स की यूनियंस थी उनको इन्फ्लुएंस किया गया, एक पर्टिकुलर तरीके का जो डेटा है एल्गोरिदम के साथ छेड़छाड़ करके जो है वो लोगों की स्क्रीन पे और स्पेशली जो युवा है उनकी स्क्रीन पे भेजा गया। तो जरा हमारे व्यूअर्स को आप समझाइए कि क्योंकि आप तो खुद बहुत टेक सेवी व्यक्ति हैं, आप अमेरिका में एक जो कहते हैं ना कि जो टेक्नोलॉजिकल कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड है, आप वहां पे आप रहते भी हैं, ये किस तरीके से ये सारा का सारा खेल किया जा रहा है, थोड़ा हमारे व्यूअर्स को आप एक्सप्लेन करें। हमने 2 प्लेटफॉर्म्स की निगरानी की। हमने देखा कि इंस्टाग्राम की इंस्टॉल बेस कैसी है और उसके बाद हमने व्हाट्सएप को भी देखा है। पहले हम इंस्टाग्राम पर चलते हैं। देखिए, इंस्टाग्राम की जो इंस्टॉल्ड बेस है भारत में, पूरे भारत में कुछ 37 करोड़ 37 करोड़, यानी अगर आप
18 से ज्यादा उम्र के लोगों को देखेंगे तो वो करीब करीब 100 करोड़ है। 37 करोड़ इंस्टाग्राम पर है। इसका मतलब यह है कि 3 में से एक बंदी इंस्टाग्राम पर है, 3 में से एक। अगर आप स्टेट वाइड इसको एनालाइज करेंगे तो दिल्ली में 90 लाख हैं जो इंस्टाग्राम पर हैं और दिल्ली की पेनिट्रेशन है 60%, 60%, और महाराष्ट्र में 40%, तमिलनाडु में 40% और उत्तर प्रदेश में जो कि आने वाला है 25%, 25%, यानी 4 में से एक 18 साल से भी ज्यादा वाले इंस्टाग्राम पर हैं। तो ये एक बड़ी एक बेस बनती है इनको। अगर हम इसको नंबर्स में कन्वर्ट करें तो वो करीब करीब 3.8 करोड़ बनता है उत्तर प्रदेश का। 3.8 करोड़ इतने लोगों का एक डेटाबेस है इनके पास, जो कि इनको जिसको लेकर ये टारगेटेड मैसेजिंग कर सकते हैं। टारगेटेड मैसेजिंग क्या होता है? देखिए, हमने देखा कि तमिलनाडु के इलेक्शंस में एक तो है कि वहां पर एक ब्रांड, एक मोहरा था विजय, जो कि एक्शन है, वो फाइटिंग ठीक से कर लेते हैं, डांसिंग ठीक से कर लेते हैं, और थोड़े 2-3 पॉलिटिकली सेंसिटिव मूवीज ने भी उन्होंने रिलीज किए थे। तो इस तरह से एक छवि बन गई थी कि ये आपको सब ठीक कर देंगे, पूरा करप्शन को निकाल देंगे वगैरह वगैरह। लेकिन इसमें क्या हुआ, ये जो टारगेटेड मैसेजिंग जो था, ये इन्होंने कई फिल्म वर्ल्ड के एक्टर्स, एक्ट्रेसेस और जूनियर आर्टिस्ट, यानी कि छोटे छोटे बच्चे भी कभी कभी आते हैं ना पिक्चर्स में बात करने के लिए, 6 साल का, 10 साल का बच्चा। तो मैं आपको 2-3 मिसाल देता हूं जो कि बहुत ही इफेक्टिव था। पहला मिसाल ये था कि 6 से 10 वर्ष के लड़कों को और लड़कियों को वो कह रहे हैं अपने पिता और माता को और दादा परदादा सब लोगों को कि अगर आप विजय अन्ना को वोट नहीं दोगे तो मैं जहर खाकर मर जाऊंगा। आप सोचिए, 6 साल के बच्चे को जहर का क्या अर्थ है, क्या मतलब है? तो ये सब स्टेज मैनेज किया गया। लेकिन ये सब क्या हुआ, इतना टारगेटेड, यानी जो इसके जो देखने वाला है इस चीजों को, तो देख देख कर दिया गया। इसी तरह से ये तो बहुत ही बैड था। कई ऐसे लड़कियों को यूज किया गया जिन्होंने कहा कि देखो, विजय हमारा भाई है। अगर उसके क्यों ये इसीलिए हुआ क्योंकि डीएमके ने विजय पर एक उंगली डाली थी। विजय अपने पत्नी से अभी सेपरेटेड हैं। उनकी पत्नी यूके की सिटीजन है, 2 बच्चे भी हैं, वो तीनों अभी यहाँ रहते हैं, कभी कभी यूके में रहते हैं। तो उन्होंने डिवोर्स फाइलिंग्स की थी 2023 या 24 में। वो पूरे फाइलिंग्स बाहर आ गए थे 1-2-3 महीने पहले, जस्ट टू ट्राई एंड डेंट विजय। तो अब क्या हुआ, उसके बाद विजय एक शादी पर गए थे। तो ये उसमें कारण ये दिया गया कि विजय एक एक्ट्रेस जिनका नाम है त्रिशा, इनके साथ बहुत करीब है और इसीलिए मैं डिवोर्स मांग रही हूँ। ये सब बाहर आने के 2-3 दिन बाद एक शादी हुई कॉलीवुड, कोडम्बाकम, यानी तमिल की सिनेमा इंडस्ट्री में कोई एक शादी हुई। उस शादी में विजय और ये लड़की त्रिशा, लड़की नहीं है, स्त्री है, ये दोनों मिलकर एक ही कोऑर्डिनेटेड ड्रेस पहनकर वहां पर गए थे। क्यों? विजय का ये मैसेज था कि आई एम बियॉन्ड ऑल दीज थिंग्स, इस तरह से। तो अब ये इसको एक सवाल लेकर उसके बाद क्या हुआ, मैंने कहा था ना, स्त्री लोग एडवर्टाइजिंग कर रहे थे, वे लोग ये कह रहे थे कि विजय अन्ना आप घबराइए मत, अगर आपके साथ कोई भी नहीं है, हम हैं आपके साथ, हम आपके बहन भी बन सकते हैं, अगर जरूरत पड़ी तो हम आपके पत्नी भी बन सकते हैं। They said it in a much more coarse way कि भाई आपके साथ हम सो भी सकते हैं, ऐसा कुछ बहुत ही, यानी बारीक लाइन पर वो आकर ऐसे मैसेजिंग भी किया गया है। तो जब ये सब आने लगे 3 या 6 दिन पहले, इलेक्शन के 6 दिन पहले, स्टालिन की जो कंस्टिट्यूएंसी है, वो एक चेन्नई की एक सबब है, वहां पर विजय संबोधित नहीं किया ऑडियंस को, जस्ट दर्शन देने गए थे। ये दर्शन देने के लिए उनको परमिशन लेना पड़ा पुलिस से, पुलिस देने के लिए तैयार नहीं था। फाइनली दे गेव परमिशन कि भाई 4 बजे आ जाओ शाम के। अभी तो समर हो गया है तमिलनाडु में, तो 4 बजे जब ये वहां पर प्रस्तुत हुए तो 1.5 लाख लोग आए थे जस्ट देखने के लिए। तो ये सब चीज स्टालिन को खुद के दामाद ने भी कहा नहीं कि इतना बड़ा वेव हो रहा है विजय के साथ, विजय की पार्टी के लिए। तो इतने अंधे थे ये लोग डीएमके वाले कि भाई कुछ भी कर सकते हैं, हम जीत जाएंगे, क्योंकि मीडिया हमारे पास है, मूवी इंडस्ट्री हमारे पास है,
प्रिंट मीडिया हमारे पास है और यूट्यूब के भी 40,000 चैनल चलाते थे। डीएमके वाले 40,000 चैनल चलाते थे। अब इन्होंने क्या किया, 2.1 करोड़ इंस्टाग्राम यूजर्स, उनको टारगेट किया, ये सब युवा को। यही है इनकी प्रॉपर वोट बैंक का, वैभव जी। 35% जो इनको पोलिंग हुई है डेटा, अगर आप देखेंगे तो सबके सब यानी करीब 80 से 85% लोग युवा हैं जिन्होंने इनकी कैंपेनिंग पर प्रभावित होकर इनको वोट डाला है। और कई ऐसे घर हैं जहां पर पोते जाकर अपने ग्रैंड पेरेंट्स को और पेरेंट्स को समझाए कि नहीं नहीं, आपको विजय को ही वोट देना पड़ेगा। इस तरह से कई पेरेंट्स ने भी वोट डाले हैं। तो ये सोचा नहीं कि क्या अच्छा है मेरे लिए, मेरे भविष्य के लिए, लेकिन यही सोचा है कि हाँ ये कर देगा सब चीज। ये एक सिनेमा की जो एक पकड़ है तमिलनाडु में अभी भी जारी है, वो इससे यही हुआ है। तो दिस इज द बेसिक थिंग जो हुआ है। अब अगर हम व्हाट्सएप को देखेंगे, यही नंबर अगर आप व्हाट्सएप में देखेंगे आप तमिलनाडु में, तो ये नंबर 2 करोड़ से बढ़कर 3.5 करोड़ हो रहा है। 3.5 करोड़। इसका मतलब ये कि अगर हम इसी तरह से यूपी में भी करेंगे तो शायद टारगेटेड एडवर्टाइजमेंट से बहुत ही नुकसान पहुंच सकता है। देखिए एक चीज है, ह्यूमन बिहेवियर साइकोलॉजी कह रहा हूं, किसी को भी जाकर आप बोलेंगे हाँ आपके वर्ग से अन्याय हो रहा है, आपके वर्ग पर अन्याय हो रहा है। ये वर्ग कुछ भी हो सकता है, मजहब हो सकता है या कम्युनिटी हो सकता है, कोई एक जो भी है। तो इस तरह से जब आप नेगेटिव मैसेजिंग दोगे तो लोगों के मन में वो ठहर जाता है। तो इस पे बहुत ही चौकन्ना रहना पड़ेगा। इसके थोड़े विकल्प हैं, थोड़े चीज कर सकती है, लेकिन इसको प्रभुत्व के यानी गवर्नमेंट लेवल पर इसको करना पड़ेगा। तो उसके बारे में मैं बात करूंगा, लेकिन पहले आप कुछ, अगर अब तक जो मैंने कहा है इस पर कुछ प्रश्न है तो पूछ सकते हैं आप। हमने ये देखा है कि सोशल मीडिया जो कंपनीज हैं, बिकॉज आप सिलिकॉन वैली को बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, और मार्क जकरबर्ग ने भी ये बात अब ओपनली आकर के एडमिट कर ली है मीडिया में कि एफबीआई के कहने पे हमने एल्गोरिदम ट्वीक किया है, और उन्होंने हमको फोर्स किया, दे फोर्स्ड अस टू ट्वीक द एल्गोरिदम, यानी एल्गोरिदम के साथ छेड़छाड़ करने की। और हमने देखा, और हमने डीओ न्यूज के ऊपर इसके ऊपर वीडियो भी बनाया था कि 2024 के चुनाव जब होने वाले थे तो उससे करीब 6-7 महीने पहले, 6 महीने पहले जो अचानक से हमने देखा कि जो मेरी फीड थी यूट्यूब की, मैं भारत के जो वामपंथी या इस टाइप के जो चैनल्स थे वो तो जाहिर सी बात है मैं नहीं देखता, बिकॉज मुझे पता है कि उस पे वो सेम प्रोपेगेंडा वो हमेशा करते रहते हैं, उनको देखने का कोई मतलब नहीं है। वो सेम बातें को व्याकरण बदल करके उसी सेम बात को जो है अलग अलग तरीके से वो पुश करते हैं। अचानक से मेरी फीड पे सारे वीडियोस उनके आने लग गए, मेरी फीड पे। और जिन चैनल्स को कोई मतलब हफ्ते भर में भी जिनके वीडियोस पे व्यू 20,000 25,000 नहीं आता था, उनको अचानक से मैंने देखा कि 18,000 लोग लाइव देख रहे थे। तो ये ऑर्गेनिक नहीं हो सकता है, दिस इज नॉट ऑर्गेनिक। और मैं उस समय मैंने कई बार इसके ऊपर आवाज उठाई कि मैंने कहा कि ये इस तरीके से ये कुछ न कुछ छेड़छाड़ की जा रही है, लेकिन सरकार बहुत उदासीन थी इसके प्रति, और सरकार ने इसके विरोध में, क्योंकि भारत में मैं ये देखता हूं राज्य सरकारें हो चाहे केंद्र की सरकार हो, वो ट्विटर को लेकर ज्यादा सेंसिटिव है, जबकि ट्विटर पे कोई यूजर है ही नहीं। मतलब इस देश की कितनी आबादी ट्विटर यूज करती है? एक मुट्ठी भर लोग हैं वो ट्विटर यूज करते हैं, और उस ट्विटर को ही अपनी दुनिया मान के बैठे हुए हैं। और क्योंकि सरकारी तंत्र जो है वो ट्विटर के ऊपर है, तो उसको ये लगता है कि यही सोशल मीडिया है, यही दुनिया है। तो ये जो अप्रोच की और ये जो एल्गोरिदम के साथ छेड़छाड़ है, थोड़ा आप हमारे व्यूअर्स को समझाइए कि क्या एल्गोरिदम के साथ छेड़छाड़ करके जो डैमेज 2024 में किया गया, क्योंकि एक तरीके से वो पायलट प्रोजेक्ट था, वो सक्सेसफुल हुआ। फिर उसको हमने देखा कि इन्होंने हमारे नेबरहुड में भी जगह जगह पे इन्होंने इंप्लीमेंट किया, और हर जगह जेन जी रिवॉल्यूशन खड़ा हुआ कि भाई जेन जी रिवॉल्यूशन है। तो क्या उसी तरीके का जेन जी रिवॉल्यूशन तो नहीं कहूंगा मैं, लेकिन जो पॉलिटिकल मेडलिंग की जा रही है, चुनावी प्रक्रिया के साथ जो हस्तक्षेप किया जा रहा है, वोटर्स को इन्फ्लुएंस, एक तरीके का इन्फ्लुएंस ऑपरेशन है ये जो बैठ के चलाया जा रहा है। और इंडिया में जो विपक्ष में लोग बैठे हुए हैं वो 12 साल से विपक्ष में, हो सकता है अगले कई साल और विपक्ष में रहे, तो वो तो अपने एग्जिस्टेंस की लड़ाई लड़ रहे हैं, तो वो भी तो कोऑपरेशन के लिए तैयार है उनके साथ। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए अब मैं व्हाट्सएप के नंबर्स आंकड़े मैं शेयर करता हूं। उत्तर प्रदेश में करीब 75% लोग जिनके पास स्मार्टफोन है वो लोग व्हाट्सएप यूज कर सकते हैं। 75 यानी 4 में से 3 लोग व्हाट्सएप यूज कर सकते हैं, यूज कर रहे हैं। वो अगर आप 18 साल से ज्यादा लोग जो व्हाट्सएप यूज करें, अगर ये नंबर्स में अगर देखा जाए तो करीब 11.4 करोड़ 11.4 करोड़ व्हाट्सएप यूज कर रहे हैं। तो आप तो जानते हैं कि कितने लोग कितने मैसेज हम फॉरवर्ड करते हैं, क्योंकि हमको लगता है कि ये कुछ बंदा कुछ ठीक कह रहा है। तो इस तरह से क्या हुआ, तमिलनाडु की जो एक टीवी की एक विंग थी, उसका नाम है रूट, ROOT या ROUTE। मैंने अभी आई हैव नॉट डिकोडेड इट। यही एक
मीडिया कंपनी जिसने बनाया था ये सब, उन्होंने 37,000 व्हाट्सएप ग्रुप्स क्रिएट किए, 37,000 व्हाट्सएप ग्रुप्स। एंड वैभव जी, आजकल एक ग्रुप में आप 1,000 लोगों को लगा सकते हैं। तो आप अब गिनती कीजिए, 37,000 मल्टीप्लाइड बाय 1000 यानी कि 37 मिलियन, यानी कि 3.7 करोड़ 3.7 करोड़ लोगों को व्हाट्सएप के ऊपर मैसेजेस गए, टीवी के बारे में उठा बड़ा चढ़ाकर बात करते करते। अब यही नंबर बहुत आसानी से स्केल कर सकते हैं ये लोग उत्तर प्रदेश में करीब 11 करोड़ हैं व्हाट्सएप पर देखने वाले। तो मैं यही जानना चाहता हूं कि इनको इन सब के नंबर्स कहां से मिले। व्हाट्सएप में अगर आपको जाने बिना अगर आपको मुझे कांटेक्ट करना हो तो मुझे आपका फोन नंबर चाहिए, एग्जैक्ट फोन नंबर जो आप व्हाट्सएप के लिए यूज कर सकते हैं। मैं तो आई एम नॉट वर्किंग इन फेसबुक, मुझे तो ये पता नहीं है। तो कहीं ना कहीं से इनको ये उपलब्ध हुआ, कैसे उपलब्ध हुआ? तो ये सब चीजें हैं जो सरकार पूछ सकती है कि किस तरह से इनको ये सब दिया गया, और उसका फोरेंसिक इन्वेस्टिगेशन करना है, क्योंकि ये बहुत ही हानिकारक हो सकता है। अब देखिए, उत्तर प्रदेश में कई रेस क्लोजली रन होते हैं, बहुत नजदीकी रेस होते हैं, उस इंस्टेंसेस में ही ये होता है। मैं आपको एक बहुत ही दिलचस्प कहानी बताऊं, तमिलनाडु में क्या हुआ। ये बहुत ही दिलचस्प कहानी है, इसके बाद मैं रोकता हूं, उसके बाद आप मुझे प्रश्न पूछ सकते हैं। ये क्लोजनेस के लिए कह रहा हूं, रेसेस कितने क्लोज हैं। देखिए, एक कंस्टिट्यूएंसी का नाम है तिरुपत्तूर, TIRUPATHUR। नाम एक ही कंस्टिट्यूएंसी का है, लेकिन 2 डिस्ट्रिक्ट्स में 2 अलग अलग कंस्टिट्यूएंसीज हैं जिनका नाम यही है, तिरुपत्तूर। अब नॉर्दर्न तमिलनाडु में एक है, सदर्न तमिलनाडु में एक है। तो नॉर्दर्न तमिलनाडु में क्या हुआ, वहां जो तिरुपत्तूर कंस्टिट्यूएंसी की इलेक्शन रिजल्ट आई, तो टीवीके के कैंडिडेट 1 वोट से डीएमके के कैंडिडेट को हराया, 1 वोट से। रिकाउंट हुआ, सब ईवीएम का पूरा ऊपर नीचे हुआ, नंबर तो बदला नहीं। अब उसके बाद क्या हुआ, ये जो नॉर्दर्न तिरुपत्तूर के एक नागरिक हैं, उन्होंने कांटेक्ट किया डीएमके के कैंडिडेट को और कहा, देखो भैया, मैंने आपके लिए वोट डाला था, लेकिन मैंने गलत से ये तिरुपत्तूर नहीं, सदर्न तमिलनाडु में जो तिरुपत्तूर है वहां पर मैंने अपनी मेल इन बैलेट भेजी थी। समझ रहे ना आप? तो अगर वह वोट वापस नॉर्दर्न तिरुपत्तूर को अगर यहां पर ले आया गया तो नंबर बराबर हो जाता है दोनों का वोट। तो जब द्वंद्वियों का वोट बराबर होता है तो आपको कॉइन टॉस करना पड़ता है, कौन जीतेगा कौन हारेगा, यही है इलेक्शन प्रोसीजर। तब ये चले हाईकोर्ट को चले गए थे, ये सब शपथ लेने से पहले ही हुआ था। तो गए कि देखो ये ऐसा हुआ है और मुझे दोबारा एक मौका होना देना चाहिए कि मैं इसको रिकंसाइल करूं। तो मद्रास हाईकोर्ट ने उसको भी मान लिया कि हाँ, इसमें कुछ गड़बड़ है। तो वो एक शख्स जो टीवीके का था, उसको उन्होंने बोला कि हम स्टे कर रहे हैं, आप शपथ नहीं ले सकते। अब टीवीके छुप बैठा नहीं, वो सुप्रीम कोर्ट गया, सुप्रीम कोर्ट में बोल दिया कि नहीं, अगर इलेक्शन कमीशन ने अनाउंस कर दिया तो कर दिया, उनको भी शपथ लेने दीजिए। मैं बात ये सब इसलिए कह रहा हूं कि बहुत ही नजदीकी फाइट्स में टीवीके जीता है। आपको मैं यूपी में अगर इसका उदाहरण दूं तो 2012 में मैं समझता हूं समाजवादी पार्टी को बहुमत प्राप्त हुआ। किससे, कैसे हुआ? हर एक जगह पर 23% या 23.5% ही मिला था उनको वोट शेयर, लेकिन कंसिस्टेंटली आपका जो बैंक था आपके साथ ही चल रहा था। तो हर एक नजदीकी फाइट में हमेशा समाजवादी पार्टी ही जीत रहा था। 2012 का जो स्टेट असेंबली इलेक्शन हुआ, तो ये सब चीजें भी सामने आती हैं कि जब नजदीकी में एक और बड़ा गंभीर घटना घटी है, इसके बारे में मैं बात करूंगा, बट पहले आप अपने प्रश्न पूछिए, क्योंकि ये भी हो सकता है। हाँ, बिल्कुल। और हम ये भी देखते हैं कि बहुत सारे जो फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं वो ट्विटर पे तो खैर बिल्कुल भी नहीं है। वो ज्यादातर जो यूज कर रहे हैं प्लेटफॉर्म, वो इंस्टाग्राम ही यूज कर रहे हैं। उनकी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन जो है वो इंस्टाग्राम रील्स हैं। उनकी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, वो यूट्यूब भी नहीं देख रहे हैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट। वो यूट्यूब पे भी नहीं है, वो ज्यादातर इंस्टाग्राम रील्स पे के थ्रू अपनी इंफॉर्मेशन सोर्स कर रहे हैं। वो सही है गलत है कोई फर्क नहीं पड़ता। और हम देखते हैं कि वो मीम्स के थ्रू वो ज्यादा मोटिवेट हो रहे हैं, जो मीम्स बनाई जा रही हैं। और हमने भारत में देखा है कि नई पॉलिटिकल पार्टीज का एक जो फेनोमेना शुरू हुआ है कि जैसे कि टीवीके आ गई तमिलनाडु में, प्रशांत किशोर ने जन सुराज बना दी, आम आदमी पार्टी एक सक्सेसफुल ऑपरेशन था, वो उसने तो 2 राज्यों में सरकार भी बनाई। फिर हमने ये भी देखा कि भाई फोर्ड फाउंडेशन से उनके जो फंडिंग थी, वो सारी चीजें थी, वो बाद में सामने भी आई कि भाई एज अ एनजीओ वर्कर जो है वो मदर टेरेसा की फाउंडेशन के साथ और फोर्ड फाउंडेशन के साथ
साथ उनके जो संबंध थे अरविंद केजरीवाल के, हमने वो भी देखे। और अब एक कॉकरोच जनता पार्टी एक नया फिनोमिना बन के जो अचानक से, मतलब एक देखिए, कोई भी चीज एक होती है रैशनैलिटी, ठीक है। नई पार्टियां बनना भारत में कोई नया फिनोमेना, कोई नई चीज नहीं है। हर साल बहुत सारी पार्टियां बनती हैं, लोग अपनी पार्टियां बनाते हैं, कुछ चलती हैं, कुछ फेल होती हैं। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि आज कोई एक हैंडल बने कॉकरोच जनता पार्टी नाम का, और 2 दिन के अंदर उस पर 2 करोड़ सब्सक्राइबर हो जाए, फॉलोअर हो जाए। 2 करोड़ 2 दिन में, ये ऑर्गेनिक नहीं है। दिस इज नॉट ऑर्गेनिक। मैं 2 लाख भी मान लूंगा, मैं 5 लाख भी मान लूंगा, मैं 10 लाख 20 लाख भी मान लूंगा। आप मुझे कहेंगे कि 2 करोड़ फॉलोअर हो जाए और ये ऑर्गेनिक है, तो ये ऑर्गेनिक नहीं है। ये तो कहीं ना कहीं से ये जो मेडलिंग हो रही है, ये क्या नए प्लेयर्स को एंगेज करके ये जो नया वोटर है उसको जो है प्रोवोक करने की कोशिश की जा रही है कि भाई देखें। और हमारे यहाँ पे एक भी होता है ना, आप स्टार स्ट्रक हो जाते हैं, अरे उसके 2 करोड़ फॉलोअर हो गए, चलो चलो हम भी चलते हैं, हम भी फॉलो करते हैं, ठीक। तो ये कोई बहुत बड़ी तोप चीज आई है। तो ये फिनोमेना क्या है, थोड़ा हमारे व्यूअर्स को थोड़ा एक्सप्लेन कीजिए। तो देखिए, ये सब चीज बॉट्स के जरिए होता है। मैं तीसरी टॉपिक में कहने वाला था कि एक और तरह से इस पर किस तरह से इसका इन्फ्लुएंसिंग हुआ है। देखिए, टीवी के पीछे चर्च बहुत ही गहरा राज और चर्च बहुत ही निकट संबंध है इनके। क्यों? क्योंकि इनकी जो फंडिंग हुई है, ये सब जो कह रहा था ना, 37,000 व्हाट्सएप अकाउंट्स एंड टारगेटेड एड्रेसिंग, इन सब के लिए करीब 2,000 करोड़ खर्च हुए थे। विजय की नेटवर्थ है कुछ 100 करोड़ या 200 करोड़ से ज्यादा नहीं है। उसको फिल्म में उतना ही बना सकते हो आप। ऊपर से वो व्हाइट मनी है, ब्लैक मनी हो सकता है वो कहीं कहीं बिखर गया है, उसको आप बाहर नहीं ले आ सकते आसानी से। तो आप ये 2,000 करोड़ कहां से आए? तो माना जाता है एक बंदा है जिसका नाम है लॉटरी मार्टिन। लॉटरी मार्टिन क्या है? यह पूरे भारत के स्टेट्स में, फॉर एग्जांपल सिक्किम हो या अरुणाचल हो, इन सब की लॉटरी चलाता था। इसने एक बार गफला किया है। आई थिंक सिक्किम के लिए 1 लाख टिकट्स प्रिंट करने थे, लॉटरी टिकट्स, तो इसने 3 लाख प्रिंट किए, और जो 2 लाख एक्स्ट्रा प्रिंट किए उसके पैसे इन्होंने सिक्किम को दिए नहीं, पूरा स्वाहा कर दिया था। तो इसके बाद एक कोर्ट केस चला और इनके कई प्रॉपर्टीज को जब्त किया गया। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने अटैच कर दिया है। यह और इसका दामाद है आदव अर्जुन, ये इन दोनों की प्रॉपर्टीज अटैच हुए थे। अब प्रॉब्लम यह है, टीवी के में आदव अर्जुन नंबर 2 है। आज की तारीख में अगर आप कुछ भी देखेंगे तो प्रेस को कौन एड्रेस कर रहा है? आदव अर्जुन एड्रेस कर रहा है, विजय नहीं कर रहे हैं। विजय क्यों नहीं कर रहे हैं? अब देखिए, यहां पर थोड़े फुस-फुस कहानियां आ रहे हैं, रूमर्स आ रहे हैं कि ये कुछ ड्रग्स लेते हैं और ये 6, 7, 8 घंटे एक दिन में काम नहीं कर सकते। यही आरोप उदयनिधि स्टालिन पर भी लगा है। जब आप ड्रग्स के अंदर इन्फ्लुएंस में आ जाओगे तो आप पूरी लेवल पर, वो 100% एफिशिएंसी पर आप काम नहीं कर सकते। तो ऐसा एक आरोप हो रहा है। तो इसीलिए क्या हो गया है, ये बाहर आकर मिलते नहीं लोगों से, ये सब चीज वही कर रहा है आदव अर्जुन, और इसी ने, माना जाता है इसकी फैमिली ने ही पूरी फंडिंग की है। अब इन्होंने कितनी क्लेवर से किया, मैं आपको एक मिसाल देना चाहता हूँ। लॉटरी मार्टिन की बीवी यानी श्रीमती जी, वह एडीएमके में इलेक्ट होकर आई हैं, वो भी जीत गई हैं। दामाद है टीवीके में और ये मिनिस्टर बन गया है। इनके बेटे सुपुत्र पौंडीचेरी के एमएलए असेंबली में वो भी जीत गए, और वो बीजेपी के जो सपोर्टेड गवर्नमेंट है एन रंगस्वामी, उसमें वो मिनिस्टर बन गया है। तो चित भी मेरी पट भी मेरी, इस तरह की हाल है इनकी। और ये लोग पूरा अभी जहां पर भी पैसे बना सकते हैं, पैसे मारो, लूट करो, यही चल रहा है। यह एक ही नहीं, एक और बहुत गंभीर घटना घटी। ये सुनकर आप चौंक जाएंगे भाई जी। क्या हुआ? ये जो इलेक्शन तारीख थी 23 अप्रैल, और रिजल्ट्स आए 4 तारीख को, मई के 4 तारीख, 10 दिन का फासला था। अब ये देखा गया कि कई लोग बाहर से, यानी ये कैसे हैं, ये इनकी पैदाशी हुई है श्रीलंका में, और ये क्रिश्चियनिटी को कन्वर्ट हो गए। तमिल स्पीकिंग श्रीलंकन्स जो कि अभी क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हो गए, और इनको असाइलम के तौर पर कनाडा में और कई यूरोपियन देशों में इनको सिटीजनशिप दी गई। तो थोड़ा हम मेरे साथ रहिए, पैदाइशी हैं श्रीलंकन, उसके बाद जाकर इन्होंने कनाडा में या स्वीडन में या नॉर्वे में इनकी सिटीजनशिप मिल गई है। वहां से अपने पैसे देकर आ रहे हैं तमिलनाडु को इलेक्शन से पहले, और आकर टीवीके के पार्टी को वोट डाल रहे हैं और ये वापस जा रहे हैं। तो 4 तारीख तक किसी ने इसमें कुछ फनी थिंग देखा नहीं, लेकिन एक चौकने ने, क्या बोलते हैं वो, अलर्ट, एक अलर्ट पासपोर्ट ऑफिसर इमिग्रेशन में, वो बंदे ने देखा पासपोर्ट फॉरेन है लेकिन उंगली में निशाना है कि मैंने वोट किया है।
तो जब पूछना शुरू किया, आप तो कनाडा के नागरिक हैं, आपने कैसे वोट दिया, तो उसको, उस बंदे को ही कुड नॉट आंसर, नहीं वो कुछ लग गया यहाँ वहां। तो इस तरह से उसके बाद मेरे नंबर्स हैं 94 पीपल हैव बीन अरेस्टेड, उसमें से ज्यादातर लोग कनाडा से हैं, और ये सब कनाडा में इनकी नौकरी, यानी इट्स नॉट परमानेंट जॉब्स, तो इनकी नौकरी भी चली गई है, क्योंकि ये क्रिमिनल ऑफेंस है अगर आप इस तरह से करोगे तो ये इन सबको अभी जेल में है चेन्नई में। और ये तो इस तरह से अब ये कब पकड़े गए, 4 तारीख के बाद, जब सब साफ हो गया कि टीवी के सत्य में आने वाली है। तो जो बीच का फासला था 23 से 4 तारीख तक, जो 12 दिन थे ना, कितने आए कितने गए किसी को पता नहीं। तो इस तरह से इनको पैसे कौन दे, कौन $5,000 देकर, वो भी अब जो ये वॉर चल रहा है, $5,000 देकर वहां से आकर वोट डालकर जा रहा है और जा रही हैं, और वो भी वो देश है जो जिसमें वो नागरिक नहीं है, उनको पता ही नहीं है कि पॉलिटिक्स क्या है यहाँ की। तो ये सब चर्च का खेल है सर जी। वो जानते थे कि ये बहुत ही नजदीकी इलेक्शन होगा, तो इनको जितनी भी एड्ज दिया जाए वो दे सकते हैं। इसमें एक और बड़ा प्रश्न आ रहा है, SIR आपने किया, आपने पूरे वीड आउट कर दिए थे नकली वोटर्स वगैरह वगैरह, तो एक कैनेडियन नागरिक को वोटर कार्ड कहां से प्राप्त हुआ, आधार कार्ड कहां से प्राप्त हुआ, और कौन से, अब एक एड्रेस भी देना पड़ता है ना, किसी का एड्रेस होना पड़ता है तभी आपको ये सब मिलते हैं, कौन सा एड्रेस इन्होंने अपनाया है। तो ये सब सामने आप आ रहे हैं कि कैसे इनको ये सब उपलब्ध हुआ है। अब यह एक चीज NIA शायद बताएगा नहीं, लेकिन यह बात बाहर आएगी, और मेरा ये मानना है कि उत्तर प्रदेश से पहले ये सब चीज ठीक ठाक किया जाएगा। लेकिन अभी भी बहुत काम है, क्योंकि आप इनको, दे हैव स्मेल्ड ब्लड, आप बोलते हैं ना, वो टाइगर हैज स्मेल्ड ब्लड, हाँ, वो छोड़ेगा नहीं। तो आप आप एक और चीज देख रहे हैं, खुल्लम खुल्ला आजकल ये जो क्या कहते हैं, एम्बेसडर है, जाकर वो आसाम में स्वेरिंग इन जा रहा है, सर्गे घोर। इससे पहले जो एरिक गार्सेटी था, वो जाकर शाहरुख खान से मिल रहा है मुंबई में। ये एम्बेसडर के काम नहीं होते, इसको शोभा नहीं देती, उसको पदवी जो है एम्बेसडर ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स टू इंडिया, उसको वो ये सब चीजें शोभा नहीं देती। तो आप ये सब चीज देखकर मुझे तो एक थोड़ी सी कंसर्न है कि क्या उत्तर प्रदेश के लोगों की आवाज ठीक से सुनाई देगी इलेक्शन में, या कुछ इस तरह के उल्टे सीधे काम से समाजवादी पार्टी आ जाएगी। मुझे तो डर है सर जी। बैक टू यू। नहीं बिल्कुल। अच्छा, चर्च का, लेकिन मुझे एक थोड़ा फिनोमेना समझाइए। देखिए, चर्च तो इंडिया में बहुत इन्फ्लुएंशियल रहा है, और जो सदर्न स्टेट्स हैं और स्पेशली जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं, वहां पे उनका इन्फ्लुएंस कोई ढका छुपा नहीं है जी। हमने ये भी देखा है कि तमिलनाडु में जो DMK की भी गवर्नमेंट थी, तो DMK भी बहुत प्रो चर्च थी। मुझे ये समझ में नहीं आया कि जब वो ऑलरेडी इतना प्रो चर्च थे, तो फिर चर्च को किसी दूसरे बंदे को लाने की जरूरत क्यों पड़ी? देखिए, चर्च अब तक 4 बार ये प्रयत्न कर चुका है, 4 लोगों को सामने लगाकर पीछे से इलेक्शन लड़ने की कोशिश की थी। पहला बंदा था, इसका नाम है तिरुमावलवन VCK, विडुदलाई चिरुत्तई कट्ची। चिरुत्तई इज द चीटा, LTTE, टाइगर का भाई चीटा। तो ये VCK की बहुत ही निकटतम लिंक से LTT के साथ एक फ्रिंज पार्टी मानी जाती थी। उसके भी 2 बंदे इलेक्ट हुए हैं, और 2 में से एक को मिनिस्टर भी बनाया गया है TVK में। तो वो पहला बंदा था जिसके साथ इन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किया, तो काम विफल रहे। उसके बाद उन्होंने कोशिश की, एक और बंदा फिल्म इंडस्ट्री का था, वो है अभी भी, उसका भी पार्टी है, उसका नाम है सेबेस्टियन साइमन, लेकिन वो अपना नाम बदलकर सीमान इज श्रीमान जी, राइट? श्रीमान जो आपको संबोधित करते हैं ना, उसका नाम सीमान रख लिया है। उसके बाद उसके साथ दूसरी एक्सपेरिमेंट हुई थी, वो भी विफल रही। तीसरा, उसके बाद कमल हासन के साथ किया गया। कमल हासन को 2021 में एक पार्टी बनाया गया, और यही एक्सपेरिमेंट वहां पर भी किया गया, क्योंकि कमल हासन भी अब क्रिश्चियन कन्वर्ट हो चुके हैं। पहले वो ब्राह्मण थे, लेकिन वो अब समुदाय उनको मानता नहीं है कि वो ब्राह्मण है, वो बिल्कुल कलरफुल आदमी है। अब छोड़िए वो सब, तो अभी तो वो भी क्रिश्चियन हो गए हैं, अब वो राज्यसभा के मेंबर भी हैं। तो अब चौथा एक्सपेरिमेंट था जोसेफ विजय के साथ, अब इस बार ये सफल हो गया। और ये चर्च का जो खेल रहा है, ये लोग कई सालों से FCRA के जरिए बहुत ही पैसा अंदर आ रहा था। अब क्या हुआ, 2014 के बाद थोड़ी बहुत टिंकरिंग की मोदी गवर्नमेंट ने कि इसको टाइटन किया जाए। अब नए रूल्स जो आ रहे हैं, ये बिल्कुल ही टाइट हो रहे हैं, इसका घोर विरोध कर रहे हैं। कौन?
शशि थरूर ने भी विरोध किया है, बड़े बड़े इंटरव्यूज दे रहे थे यहाँ वहां कि हमने चर्च बिशप से बात की है, ये लोग कह रहे हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए, FCRA फंडिंग बंद नहीं करनी चाहिए, ब्ला 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 ब्ला। ये इसीलिए है कि मैं आपको एक वास्तविकता बताता हूँ, चर्च के नाम पर आप पैसा नहीं डोनेट कर सकते, लेकिन आप क्या करते हैं, चर्च के ऑफिस, चर्च की जो एड्रेस होती है उस एड्रेस में आके एक सॉफ्टवेयर कंपनी खोल दीजिए और उस सॉफ्टवेयर कंपनी को एक अमेरिकन कंपनी से इनवॉइस लगा दीजिए कि हमने आपके लिए ये सॉफ्टवेयर डेवलप किया है, इस सॉफ्टवेयर के इतने पैसे लगे, कृपया आप हमारे बैंक अकाउंट में ये पैसे जमा कर दें। सॉफ्टवेयर है। अब जब कस्टमर पैसे देने के लिए तैयार है तो गवर्नमेंट क्या कर सकती है ना? तो इस तरह से पैसा आ रहा है। यही बात हुई है आज के कल केरल में पिनराई विजयन की बेटी के घर पर और उनके के घरों पर रेड हुआ ईडी का। सेम थिंग हैपेंड, झूठे इनवॉइसिंग करके उनको पैसे दिए गए। सो यह चीज हो रहा है। तो क्यों हो रहा है ये? क्योंकि जो कन्वर्ट जो करते हैं ना ये लोग, उनको एक मंथली सैलरी जैसी दी जाती है। परिवार के हर सदस्य को समझो 5,000 रुपया, आजकल बढ़ गया होगा 5,000 रुपया। समझो परिवार में 4 सदस्य हैं, 20,000 रुपया बैठे बैठे आ रहा है। लेकिन बैठे बैठे नहीं आ रहा है, आपको कुछ काम करना पड़ेगा। इसके लिए क्या करना पड़ेगा? पहले तो आपको हफ्ते में एक बार चर्च को जाना पड़ेगा, मैंडेटरी। अगर आप चर्च नहीं गए तो आपके घर पे आकर आपके पैर तोड़ेंगे वो लोग। दूसरी चीज, आप अपने निकटतम जो रिलेटिव्स हैं, यानी पपेरे, ददेरे, चचेरे, ममेरे, जो चाचा मौसी सब हैं, इन सबको आप ले आइए चर्च को। तो ये 2 काम दिए जाते हैं उनको। कहते आपको काम करने की क्या जरूरत है, आपको तो घर में बैठे बैठे 20,000 रुपया आ रहा है, तो ये सब कीजिए। तो ये सब अब बंद हो जाएगा। अगर FCRA के जो रूल्स, नए रूल्स अगर इंप्लीमेंटेशन में आ गए तो ये सब बंद हो जाएगा। और ये रोक नहीं सकते कोई भी। क्यों? क्योंकि ये सब कंप्यूटराइज बैंक के अंदर आ रहा है, बैंक प्रोसीजर्स में आप बंद कर देंगे। तो इसीलिए इसका अभी विरोध कर रहे हैं ये लोग। बट ये जब तक ये पैसा आता रहेगा, इजी मनी, तो ये तब तक ये कन्वर्शन चलता रहेगा। जब ये रुकेगा तो उसके बाद 2-3 साल के बाद देखेंगे आप, ये लोग वापस घर वापसी आ जाएंगे ये लोग। क्योंकि इनका कुछ आइडियोलॉजी कुछ नहीं है। ये लोग सिंदूर लगाते हैं और मंगलसूत्र पहनते हैं। लेकिन ये क्या है, जब ये क्रिश्चियंस बनते हैं तो इनको पादरे कहता है कि किसको वोट दिया जाए। इसमें बहुत दुख भरी बात यह है कि केरल के क्रिश्चियंस ने उनको समझ आ गई है कि हम अगर बीजेपी के साथ नहीं जुड़ेंगे तो हमारी भविष्य बहुत ही खराब हो जाएगा। लेकिन ये FCRA को मुद्दा बनाकर इस बार भी केरल के क्रिश्चियंस ने वापस जाकर UDF या LDF को ही वोट दिया है, भाजपा को वोट नहीं दिया है। ताकि इसमें कई अच्छे अच्छे कैंडिडेट्स थे, क्रिश्चियंस थे। जिस तरह से AK एंटनी के बेटे अनिल एंटनी, किसी ने जीत हासिल नहीं की। सिर्फ 3 MLA सीट्स मिले, वो तीनों हिंदू हैं। कहने का मतलब ये है कि आप इधर से जाओ तो उधर से आ रहे हैं वो लोग। तो ये सब इनको क्या है ना, कुछ काम नहीं है। वैभव जी, मुझे और आपको ना कई और काम है, इस बीच में हम जब टाइम मिलता है तो हम जाकर ये करते हैं। इसी तरह से एक एवरेज हिंदू जो है उसका 9 to 5 कुछ ना कुछ काम होता है आजकल। सिर्फ शाम में अगर दिलचस्पी है तो जाकर देखते हैं, या गाड़ी में सफर में सुनते हैं, ऐसा कुछ है। उनको ये फुल टाइम जॉब नहीं है। लेकिन ये जो कन्वर्ट करते हैं, फुल टाइम जॉब होता है। एक पूरी बस जाती है एक विलेज को, और वहां पर ये लोग पूरा प्लान कर जाते हैं। तो ये घर 159 ये सब घर आप जाइए, 2, 4, 6 एक और ग्रुप जाएगा। हर एक घर के अंदर जाकर पूछें कि आप कैसे हैं, आपकी जिंदगी में क्या क्या कष्ट हैं, अब वो सब हम निवारित करेंगे। ओ अच्छा, आपके पिताजी को प्रॉब्लम है, वो उनको कुछ बीमारी है, इसका इलाज हम करवाएंगे। हमारे हॉस्पिटल्स हैं, वहां पर आपको फ्री ट्रीटमेंट मिल जाएगा। बस पहले ऐसे ही प्रारंभ होता है। ये एक बार वो भर्ती हो जाते हैं और कुछ इलाज भी हो जाता है, उसके बाद दे स्टार्ट रीलिंग इट इन, आप बन जाइए। अभी तमिलनाडु में लोगों को एक जागरण हुआ है, और अब ये लोग अंदर ही आने नहीं दे रहे हैं। बस पूरा बस को वहीं रोक रहे हैं सिटी विलेज के लिमिट पर, और बोलेंगे आप हमको नहीं चाहिए, हमको आप कन्वर्शन मत कीजिए, आप वापस जाइए। तो इससे अभी थोड़े थोड़े टकराव हो सकते हैं, क्योंकि अभी तो जो पावर में है ये क्रिश्चियन पार्टी है। इसमें देखिए कितने मिनिस्टर्स हैं, इसमें ज्यादातर के लोग क्रिश्चियंस हैं, और ये एक भी करेंगे। पुलिस की भी पूरी लाइन क्रिश्चियंस की बनी है, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स पूरे इसी करे हैं। सर जी, बहुत ही बुरा हाल होने वाला है तमिलनाडु नेक्स्ट 2-3 इयर्स में। विजय इज जस्ट अ फेस, उसको कुछ एडमिनिस्ट्रेशन करने में कुछ दिलचस्पी नहीं है। उसके और 2-3 पिक्चर्स के कमिटमेंट भी हैं जो उसने
अभी तक अपनाए नहीं, क्या ये सब छोड़कर जाकर एक्टिंग करेगा? तो यह भी एक प्रश्न पूछा जा रहा है। सो लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स, लेकिन भारत को संभलना होगा और भी होशियार रहना पड़ेगा। बैक टू यू। एक आखिरी आज के डिस्कशन में मेरा जो आपसे सवाल है, क्या प्रोबेबिलिटी आप देखते हैं कि हमको तो ये पता है कि उत्तर प्रदेश का जो चुनाव है वो सबसे इंपॉर्टेंट चुनाव है, और जी। ये जो ट्राइड एंड टेस्ट, अब तो टेस्ट हो गया, अब तो मुख्यमंत्री भी बनवा लिया उन्होंने, और जी। मणिपुर में उन्होंने कहा कि भाई मणिपुर को हम शांत नहीं होने देंगे, तो उन्होंने शांत नहीं भी होने दिया मणिपुर को। मणिपुर में आज जी। तक हिंसा चल रही है, तो जो चाह रहे हैं वो एग्जीक्यूट तो कर ले रहे हैं। तो जो हिम्मत है, या ये हिम्मत भी बहुत बढ़ी हुई है उनकी, और कॉन्फिडेंस लेवल भी मेरे ख्याल से आसमान को छू रहा होगा। और जब आप कंट्री में ही पूरी कंट्री की आप रेजिम चेंज कर दे रहे हैं, नेपाल, बांग्लादेश, म्यांमार, श्रीलंका जैसे, और हमने देखा है कि जो चर्च है, चर्च का होल्ड यूएस एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर, करंट यूएस एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर तो बहुत ही स्ट्रांग है। स्पेशली अमेरिका में जो इवेंजेलिकल्स हैं, उनका जो इन्फ्लुएंस है व्हाइट हाउस में डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर, वो हम सबको पता है। डोनाल्ड ट्रंप खुद कितने अच्छे क्रिश्चियन है नहीं है, वो एक डिबेटेबल इशू है। बट जो रेडनेक्स हैं वहां पे, जो और जो ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियंस हैं, मतलब कट्टरपंथी जो क्रिश्चियंस हैं, वो हम देख रहे हैं कि एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लेवल पे भी एक टसल जो है वो चल रहा है उनके साथ। तो क्या बीजेपी को कट टू साइज, या मोदी को कट टू साइज करने की जो उनकी जो शुरुआत है वो उत्तर प्रदेश से वो नहीं करना चाहेंगे? क्योंकि तमिलनाडु में बीजेपी नहीं जीती, बीजेपी वहां कोई फोर्स थी भी नहीं, और बीजेपी की कोई ऐसी प्रोबेबिलिटी भी नहीं थी कि बीजेपी ने जितने फ्लिप फ्लॉप्स किए हैं तमिलनाडु की अपनी स्ट्रेटेजी को लेकर के, वो भी किसी से छुपा नहीं है, कोई कंसिस्टेंट पॉलिसी रही नहीं है। कभी आप अन्नामलाई के कहने पे अकेले लड़ जाते हैं, कभी आप अमित शाह जो है वो कभी कहते नहीं हम एडीएमके के साथ लड़ेंगे। तो कोई कंसिस्टेंट पॉलिसी या कोई कंसिस्टेंट फेस भी नहीं रखा वहां पे लीडरशिप का। व्हाट डू यू थिंक कि ये जो बीजेपी को और हमारी गवर्नमेंट को कट टू साइज करने की जो एक एक्चुअल जो शुरुआत होगी, और इससे बड़ा डेंट वो बीजेपी को दे भी नहीं सकते अगर वो उत्तर प्रदेश में अगर बीजेपी को कमजोर कर देते हैं? देखिए, भाजपा एक 2-3 चीज ठीक से करने पड़ेंगे उत्तर प्रदेश में। जैसा आपने देखा कि 24 के इलेक्शन में बहुत बुरी तरह से भाजपा हारी उत्तर प्रदेश में। मैं और आई डोंट वांट टू योगी जी के वो तो योगी जी के खिलाफ जो एक सेंटर ने जो एक, मैं अब इसको सच बोल रहा हूँ, मैं उसमें कोई मुझे पता है कि जो ट्रोल्स हैं उनको ये बात नहीं पसंद आती, बट रियलिटी ये है कि योगी जी को कट टू साइज करने का जो प्रयास दिल्ली से चल रहा था, ये उसका नतीजा था। और प्लस जो इन्फ्लुएंस ऑपरेशंस जो सोशल मीडिया को जिस तरह से ट्वीट किया गया था, वो तो अपने जगह पे था ही, लेकिन आपसी जो कलह थी वो एक बहुत बड़ा रीजन था इसका। अब मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूं, क्या दिल्ली से कुछ हो रहा है तो क्या प्रधानमंत्री मोदी जी को यह पता नहीं था? क्या योगी आपके पार्टी के सदस्य नहीं है? क्या योगी आपके चीफ मिनिस्टर नहीं है? कैसे आपने करने दिया ये सब चीज? ये क्या बदतमीजी है? और ये इसका कारण कौन था? वो अभी भी मंत्रिमंडल में बैठा हुआ है। मैं सीधी पूछता, देखिए मुझे कोई दोस्त नहीं, दुश्मन है, मुझे सिर्फ मतलब है भारत माता से, क्योंकि वो मेरी जन्मभूमि है। सो ये सब देखो, इनको मिलकर लड़ना पड़ेगा। ये बकवास बंद कीजिए। जिसको प्रधानमंत्री बनने का उसके कुंडली में लिखा गया है वही बनेगा प्रधानमंत्री आफ्टर मोदी। और आजकल देखिए मोदी के ऊपर भी कई लोग बोल रहे हैं कि अरे यार क्या हो रहा है, सबको आप कह रहे हैं कि विदेश ट्रिप्स मत लो, लेकिन आप खुद जा रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं ये सब मैसेजिंग थोड़ा गड़बड़ हो रहा है, लेकिन अभी टाइम है सीधा। अभी दे हैव टू डू देयर वर्क, और मैं मानता हूं कि जो भी रास्ता अपनाएंगे वो खुलकर फुल सबके साथ। और ये ऐसा नहीं कि उसको कट टू साइज करो, इसको कट टू साइज करो, नहीं तो मेरा फ्यूचर ये हो जाएगा, डिम हो जाएगा। ऐसा नहीं सोच सकते आप। भारत के लिए सोचना है, और भारत में कई प्रश्न हैं, प्रॉब्लम्स हैं सर जी। मैं मानता हूं कि आज आरएसएस को बहुत बड़ा भूमिका निभाना पड़ेगा यूपी में, क्योंकि ये दरवाजे पर आ गया है। अगर यूपी में कट टू साइज हो गया भाजपा, तो बाद में समझो कि दिल्ली में भी वही होने वाला है, दी एंड हो जाएगा उसके बाद। और ये सब पैसों का खेल है। आप इतना पैसा दोगे तो कोई भी अब उससे आकर्षित होकर अपना मन बदल सकता है। ये होता है, वास्तविकता है ये। बैक टू यू। अब चर्च जो है वो, चर्च का भी मैं, क्योंकि आप देखिए, आप उड़ीसा चले जाइए, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, जो उत्तर प्रदेश के आसपास के आप जितने भी आप राज्य उठा लीजिए, चर्च वहां पे बहुत सफल रहा है। उत्तर प्रदेश एक ऐसी जमीन है जो सबसे ज्यादा आबादी वाला राज्य है, और वहां पे चर्च को वो सफलता मिली नहीं, जबकि चर्च वहां पे पिछले 200 साल 300 साल से लगा हुआ है कि किसी भी तरीके से भारत के सबसे पुराने चर्च हैं उनमें से 3-4 चर्च उत्तर प्रदेश में हैं। लेकिन वो पेनिट्रेशन वो कर नहीं पाए, एक बहुत स्मॉल सेगमेंट जो है वो उस तक ही पहुंच पाए हैं। तो
उनके लिए एक बहुत फर्टाइल लैंड है जो जिसपे उन्होंने अभी तक हार्वेस्ट किया नहीं है। तो वो भी जितना इन्फ्लुएंस अपना कर सकेंगे वो करेंगे। तो हम अपने व्यूअर्स से ये कहेंगे कि अपनी आंख और कान खोले रखें और खुले रखें। हम ये कोशिश करेंगे कि हम श्री अय्यर जी के साथ रेगुलर इस तरह के मुद्दों पे हम प्रोग्राम्स करते रहें। खासतौर पे उत्तर प्रदेश के चुनाव तक तो हम रेगुलर बिल्कुल रहें इसके ऊपर। और जो आपके YouTube के ऊपर या आपके इंस्टाग्राम के ऊपर या आपकी जो रील्स का अगर आप देखते हैं कि अचानक से इस तरह की रील्स आने लग गई हैं जो आप नहीं देखते, तो फिर आप समझ जाइए कि ये पुश किया जा रहा है। ठीक है, ये बिल्कुल। ये एल्गोरिथम, जैसे मैंने कहा कि भाई जिन चैनल्स को मैंने अपनी लाइफ में कभी नहीं देखा वो चैनल्स मेरे फीड पे आने लग गए। और जब मैंने देखा कि इसको 18,000 20,000 लोग लाइव देख रहे हैं, उनके किसी वीडियो पर मतलब जो 10,000 व्यूज के लिए महंगे थे उनके वीडियोस 1.5 मिलियन व्यूज जाने लग गए। और जैसे ही 24 का चुनाव खत्म हुआ वो बैक टू 10,000 चले गए। मतलब बिल्कुल वो 1.5 मिलियन उनका कंटिन्यू नहीं हुआ, वो बैक टू 10,000 20,000 पे आ गए। तो हमको ये चीज समझ में आती है कि ये किस तरीके से पुश किया गया। पी गुरुज की या डिफेंसिव ऑफेंस की या जो भी इस तरह की चीजों पे जो बात करते हैं उनकी ऑर्गेनिक रीच भी कंप्रेस कर दी जाती है। उस समय डिफेंसिव ऑफेंस से श्री अय्यर जी मेरे ऑन एन एवरेज 3 लाख 4 लाख व्यू हर वीडियो पे हुआ करते थे थ्रू आउट इलेक्शन। डिफेंसिव ऑफेंस और डीओ न्यूज के व्यूज मतलब ऑन एन एवरेज 1 लाख 2 लाख रहते थे। डीओ न्यूज पे 20,000 व्यूज आने बंद हो गए थे। कैन यू इमेजिन दिस? जो 1.5-2 लाख एवरेज व्यू वाला चैनल था उस पे 20,000 व्यू भी नहीं आ रहे थे। सो ये हमको दिखता है कि किस तरीके से किनको पुश किया जा रहा है, किनको कंप्रेस किया जा रहा है। भाई हमको कंप्रेस करेंगे तभी तो उस स्पेस में हम मेरे व्यूअर को उन लेफ्टिस्ट का और उनका वीडियो भेजेंगे ना। सो ये तो नहीं हो सकता कि साइमल्टेनियसली दोनों वीडियो जा रहे हैं। जो बेल आइकन दबाए हुए थे लोग उनको नोटिफिकेशन ही नहीं आती है, थ्रू आउट इलेक्शन नोटिफिकेशन नहीं आती। तो इस सरकार को भी इसके ऊपर आंख खोलने की जरूरत है। और हमारा जो एक इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स है, स्पेशली हमारे यहाँ जो केंद्र में जो लोग बैठे हुए हैं ना, कि हमको अमेरिका और यूरोप और बीबीसी और सीएनएन की जो वैलिडेशन की जो भूख है ना, हमको इससे भी थोड़ा ऊपर उठना पड़ेगा। ठीक है, बिल्कुल। हम जो है हमको बीबीसी की वैलिडेशन क्यों चाहिए, हमको सीएनएन की वैलिडेशन क्यों चाहिए? और आप क्यों कहते हैं कि जब मोदी जी की फोटो जब टाइम मैगजीन के कवर पे छप जाती है तो आप ही ये कहते हैं कि देखो मोदी जी की फोटो तो यहाँ छप गई, देखो मोदी जी मेडिसन स्क्वायर गार्डन में सीएनएन ने कवर किया। फिर जब वो आपको क्रिटिसाइज करते हैं तो आप कहते हैं ये तो ही कमीने यार, ये तो मतलब इसी टाइप के लोग हैं। तो भाई आप उनके पीछे भागते हैं ना, तो उनके पीछे भागना बंद कीजिए। दे आर नोबडीज फ्रेंड। ठीक है, एंड ये बात श्री अय्यर जी अमेरिका में बैठ के बोल सकते हैं, हमारे यहाँ बैठ करके लोग क्यों नहीं बोलते, मुझे ये समझ में नहीं आता है। श्री अय्यर जी आप जुड़े हमसे, बहुत बहुत आपका धन्यवाद। और आशा करेंगे कि हम भविष्य में भी आपके साथ इस तरह के और प्रोग्राम्स करते रहें। अवश्य अवश्य, बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।